हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि के अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए हम टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद समझने का इसको कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि के अभिक्रिया के बारे में। तृतीय कोटि का अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। तो तृतीय कोटि का अभिक्रिया का मतलब हो गया जो n का मान होगा वह कितना होगा, 3 होगा। हम आपको बताए हैं कि एक होता है वेग समानुपात होता है r टू दी पावर n का। अगर ये समानुपात को हटाते हैं तो इसी के जगह पे k आता है और r टू दी पावर n होता है। अब यही n का मान यहाँ पे रख देंगे 3, तो हो जाएगा k r टू दी पावर 3 को रख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वेग बराबर k r टू दी पावर 3। तो हम इसको बोल देंगे कि तृतीय कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजन है ये, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है इन्हीं के बारे में आज मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं लेके आपको आगे। तो जैसे कि इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको दे देगा कि वेग बराबर k a टू दी पावर 2 है और जो है b के पावर 1 है। तो ये जो है तृतीय कोटि का अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो हम आपको बताए थे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, x और y जो अभिकारक के सांद्रता के पद के ऊपर जो घात के रूप में उपस्थित होता है उनको जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वही मेरा अभिक्रिया की कोटि हो जाता है। तो सांद्रता के पावर कौन है, x और y है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। तो x प्लस y को जोड़ के ही बनता था मेरा क्या, n। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1 बराबर n, तो कितना 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया, तृतीय। यह आपको इस प्रकार से दे देगा कि वेग बराबर k a टू दी पावर 1 है, b टू दी पावर 1 है या c टू दी पावर 1 है। तो हम आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए बताए हैं कि जो अभिकारक के सांद्रता के पद के घात के ऊपर जितना रहता है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसको लिख देते हैं, तो लिख देंगे 1 + 1 + 1 जोड़ दीजिए, तो कितना 3। तो ये भी एग्जाम्पल उन्हीं का है। या इस प्रकार से आपको दे देगा वेग बराबर k a टू दी पावर रह जाएगा 1 और b टू दी पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको भी वही प्रकार से जोड़ देंगे x + y बराबर n। तो लिख सकते हैं इसको 1 + 2 बराबर n होगा, तो कितना 3 बराबर n। तो ये अभिक्रिया तृतीय कोटि के अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और समाकलित वेग समीकरण निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से पहले हम लोग आपको यहाँ से अब प्रश्न दे देगा कि अब बताइए इनके लिए जो ये k है, तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए ये जो k है, इनकी सांद्रता का इकाई कितना होगा, यानी इनके वेग स्थिरांक का इकाई कितना होगा, अब बताइए। तो अब हम लोग उसको भी निकाल के देख लेते हैं। चलिए हम आपको एक ट्रिक दिए हैं कि कोई भी अभिक्रिया की कोटि हो, ठीक ना, तो उसको ज्ञात करने के लिए जो है उसका इकाई को एक ही ट्रिक दिए थे। वो ट्रिक क्या था, हम बताए थे कि अगर k सांद्रता जो होता है उसमें कर देना 1 - n/, समय। तो आपके पास n का मान यहाँ दिया गया है, कितना है 3 है। तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए हम लोग को k का मान निकालना है, तो हम लोग कर देंगे सांद्रता 1 में घटा दीजिए 3 को, बटा क्या हो जाएगा समय। इसको लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं सांद्रता के पावर हो जाएगा -2 बटे समय। हम लोग सब जानते हैं कि सांद्रता का इकाई क्या होता है, सांद्रता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर। तो अब जो है हम लोग सब जानते हैं ये भी कि अगर x के -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, या x के पावर -2 है तो इसको 1/x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सांद्रता के -2 है तो ये सांद्रता कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/ सांद्रता का स्क्वायर रहेगा और गुना 1/ समय उपस्थित रहेगा, ठीक ना। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं, सांद्रता का यूनिट क्या होता है, अब यहाँ लिख देते हैं
तो सांद्रता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर। ये दोनों में स्क्वायर है और साथ ही साथ गुणों में कौन है, समय है। तो समय का भी यूनिट यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो सेकेंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/मोल स्क्वायर अब बटे लीटर स्क्वायर और गुना हो जाएगा सेकेंड। तो लीटर स्क्वायर चल जाएगा 1 के पास, तो लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर और गुना समय। इसको लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यही के का आपका इकाई हो गया तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग अब देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है इनके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो हम अभिक्रिया का वेग को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 तरीका से लिख सकते हैं। तो जो कि पहला आप तरीका आपको लिख के यहाँ पे दे दिए हैं, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी के जैसा हम लोग एक तत्क्षणिक वेग मान लेंगे इसका। तो वेग बराबर एक हो सकता है डी सांद्रता आर बटे डी टी, ठीक ना। तो ये हम लोग मान सकते हैं। अब इसको मानने के बाद इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक। अब कुछ नहीं कीजिए, अब लिख सकते हैं इसको दोनों मिलाने के बाद डी आर बटे डी टी अब बराबर हो जाएगा के आर के पावर 3 है, ठीक ना। अब जो है आर के क्यू जो है इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और डी को उठा के रख के यहाँ लिख दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस डी आर बटे आर का क्यू अब बराबर हो जाएगा के गुना डी टी, ठीक ना। अब दोनों ओर जो है माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो अब इसको लिखने के बाद हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट तुरंत बात किए हैं कि अगर 1/x का स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -3 या -2। अगर यहाँ पे आपके पास रहेगा x के क्यू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर -3। तो यहाँ पे क्यू 3 है, तो ऊपर लेके चलिए इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं r के पावर -3 और गुना हो जाएगा डी आर, ठीक ना। तो अब इतना करने के बाद बराबर में हो जाएगा के गुना डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको हम करेंगे क्या कि दोनों ओर समाकलन लगा देंगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोग को क्या मान प्राप्त होगा, तो उसको हम देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, उचित सीमा में हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन लगा देंगे। किस में, तो इक्वेशन 3 में। तो अब जो है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर मान लीजिए कोई आपका अभिकारक है वह प्रतिफल में परिवर्तित हो रहा है, ठीक। तो जैसे ही प्रतिफल में वह परिवर्तित होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इस समय t बराबर 0 सेकेंड है। तो आप हमको बताइएगा कि जो उनका सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो परिवर्तन में नहीं, जो है सांद्रता में परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। तो ये R0 ले सकते हैं इसको। तो t बराबर फिर मान लीजिए t सेकेंड पे इसका रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो जो अभिकारक आपके पास था अब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया होगा। तो अब ये अभिकारक का जो सांद्रता है इसमें परिवर्तन हो गया है, इसको मान लेते हैं RT, ठीक ना। तो ये आपका प्रारंभिक सांद्रता है और ये आपका t समय पर अभिकारक की सांद्रता है, ठीक ना। तो अब यही वाला मान को हम लोग जो है यहाँ समाकलन करने के बाद वही मैक्सिमम मान ले लेंगे और मिनिमम मान लगा देंगे, ठीक ना। का है तो हम लोग जानते हैं जो समाकलन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एगो डेफिनिट होता है, एगो इनडेफिनिट होता है। तो हम लोग यहाँ डेफिनिट वाला के बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे ही दोनों ओर हम लोग समाकलन कर देंगे तो किस प्रकार से बनेगा देखिए। तो समाकलन लगा देंगे, r⁻ क्या है -3d r है बराबर में -k d
टी, ये माइनस के डी टी ये कांस्टेंट है, ये क्या होगा समाकलन का बाहर निकल जाएगा। तो पहले इसके ऊपर आप जो है लिमिट लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग जो है आगे लेके चलेंगे। आपको ले लिए तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, ये समाकलन निकाल देंगे। अब इनका निकालने के बाद जो मान आपका मिनिमम लिमिट दिया गया, मैक्सिमम लिमिट दिया गया है और जो मिनिमम लिमिट दिया गया है उनके मान को हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। तो रखने के बाद जो हमको समीकरण प्राप्त होगा वही आपका तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या किए थे, अभी क्या कर रहे हैं, तो लिमिट लगा दिए थे कौन से RT से R0 तक, और जो आपका अभिकारक R था इसके पावर के रूप में 3 है, और DR है। जो इधर हम लोग देख रहे थे वहाँ पे माइनस के एक स्थिरांक है, इसको हम लोग समाकलन का बाहर कर देंगे। तो T 0 था और D T था। तो तनी वो अब कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समाकलन x के पावर अगर n है साथ में dx है, तो ये जो समाकलन होता है इनका ये हो जाता है x के पावर n+1/n+1, ठीक ना। तो अब इन्हीं के फॉर्म पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे। अब तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो r -3 +1 बटे हो जाएगा -3 +1, और लिमिट लगा दीजिए RT से कहाँ तक है, R0 तक है। अब बराबर कर दीजिए। अब ये है हम लोग सब जानते हैं, अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx है या इंटीग्रेशन आपके पास dy है या इंटीग्रेशन dz है या इंटीग्रेशन dt है, तो dx रहेगा तो x इसका मान हो जाता है, इसका y हो जाता है, इसका z हो जाता है, इसका t हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान t हो जाएगा। तो -k t ऊपर मान और लोअर मान लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको पहले सॉल्व करेंगे तब उसके पास चलेंगे, ठीक ना। आराम से बढ़िया से सुनते जाइए, देखते जाइए, एकदम समझ में आपको आराम से आते चला जाएगा। तो अब हम लोग जो है ये -3 है +1 है, तो इसके ऊपर जो घात बचेगा, पावर बचेगा -2 बचेगा, यानी -3 है। आप इसमें एक जो है जोड़ दीजिए तो क्या होगा, -2 बचेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा r का -2 बटे -2 हो जाएगा RT बटे R0, अब बराबर हो जाएगा -k। T का सबसे हम लोग जानते हैं कि जो मेरा सबसे ऊपर वाला मान होता है उसमें हम लोग घटा देते हैं लोअर मान को। तो आपके पास इधर हो गया सॉल्व के T, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला मान जो है आपका नीचे चला आएगा। हम लोग अभी तुरंत बात किए हैं कि अगर आपके पास 1/x है तो इसको हम लोग x के पावर -1 लिख सकते हैं। अगर x के पावर स्क्वायर है तो इसको हम लोग x के पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको जब x के पावर -2 लिख सकते हैं तो इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1/2 r स्क्वायर। और ये जो 2 है किस में है, माइनस में है, तो माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए। माइनस को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। लगाने के बाद -k t, देखिए अब ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, काट दीजिए, दोनों को कट जाएगा। अब कटने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले स्पेस थोड़ा छोटा है, हम लोग को एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा है। चलिए अब हम लोग जो है अपर लिमिट को और लोअर लिमिट से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे जो हमको मान प्राप्त हुआ है। तो अब जो हमको समीकरण प्राप्त होगा वही आपका वेग व्यंजन के लिए या समाकलित वेग व्यंजन आपके लिए तृतीय कोटि का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 है और उसके बाद R स्क्वायर RT और R0 बराबर हो जाएगा 1/, तो यहाँ पे KT, ठीक। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 या 1/2 को बाहर कर दीजिए 1/2 को बाहर कर देते हैं। उसके बाद लिखते हैं 1/r स्क्वायर और उसके बाद
आर टी, अब आर नॉट बराबर के टी। तो अब इसको हम लोग एक तरीका से लिख सकते हैं, अच्छा तरीका से, तो 1 बटा आर टी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 बटे आर नॉट का स्क्वायर बराबर के टी। अब 2 को उठा के ले चलिए इसके पास, इधर भाग में है, बराबर का उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणों में। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे आर टी के स्क्वायर माइनस 1 बटा आर नॉट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के टी, ठीक है ना। तो अब लिख देंगे इसलिए आर टी बराबर हो जाएगा 2 के टी प्लस 1 बटे आर नॉट। यही आपका एन हो गया तृतीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण, तृतीय कोटि के लिए वेग समीकरण। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तुरंत इसके लिए अर्ध आयु का बात करेंगे, ठीक ना, किसके लिए, अर्ध आयु के बारे में। तो अब तुरंत जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए अब यही समीकरण में जो हम लोग चौथा समीकरण निकालें, इसको चौथा मान लीजिए। तो अब इसी में हम लोग जो है यहाँ पे अब ज्ञात करने का कोशिश करेंगे अर्ध आयु। लिख देंगे अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब है हाफ लाइफ। तो हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे जो अभिक्रिया मेरा होगा वह 50% संपन्न हुआ होगा, कितना, 50%। तो यहाँ पे t बराबर 0 होगा। अगर जब प्रारंभिक सांद्रता का बात करेंगे तो जैसा रह जाएगा, ठीक ना। साथ ही साथ जैसे t आप जो लीजिएगा वह कितना पे, हाफ है लीजिएगा। और जब यहाँ पे आपका अभिकारक जो बदल रहा होगा वह कितना, आर नॉट बटे 2। तो अब कुछ नहीं कीजिए, यही वाला मान को उठा के अब चुपचाप यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक ना। तो हम लोग रख सकते हैं 1 बटे आर टी के जगह पे हो जाएगा आर नॉट बटे 2। तो लिख देते हैं पहले, सॉरी ये किस में होगा, स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ठीक ना। तो आर टी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1 बटे आर नॉट का स्क्वायर प्लस 2 के टी। अब मान को रखिए यहाँ पे, इधर हम मिटाते हैं तब जो है और बढ़िया से हो पाएगा। हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब आर टी की जगह पे क्या हो जाएगा, आर नॉट बटे 2। तो 1 बटे आर नॉट बटे 2 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 1 बटे आर नॉट जैसे था पहले वैसे ही रह जाएगा स्क्वायर प्लस 2 के। टी को जो लीजिएगा आप किस में, हाफ में लेना है, यानी अर्ध आयु ज्ञात करना है, यानी आधा लाइफ ज्ञात करना है। तो ये अब हो जाएगा 1 बटे आर नॉट का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, ये 4 चल जाएगा ऊपर, अब बराबर हो जाएगा 1 बटे आर नॉट का स्क्वायर प्लस 2 के टी हाफ, ठीक ना। तो अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को ऊपर लेके चल जाइए, 4 ऊपर चला गया, आर नॉट का स्क्वायर और ई वाला जो है 1 बटा आर नॉट स्क्वायर उसको बराबर का इस पार लेकर आइए, तो माइनस में जाएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, आर नॉट का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 2 के टी हाफ, ठीक ना। तो अब देखिए दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों बेस जो है एक ही, हर दोनों का जो है क्या है, एक जैसा ही है। तो हम लोग अब कर सकते हैं इसको 4 माइनस 1 बटे आर नॉट का स्क्वायर बराबर 2 के टी हाफ। तो हम लोग इसको बराबर करके लिख सकते हैं 3 बटे आर नॉट का स्क्वायर अब बराबर में 2 के टी हाफ। इसी को अब हम लोग लिख देंगे अच्छा से, तो इसलिए टी हाफ बराबर हो जाएगा 3 जैसे के तैसे रह जाएगा, और जो तो आपका के था इधर गुणों में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, और 2 भी इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो 2 के आर नॉट का स्क्वायर, यही आपका अर्ध आयु हो गया। लिख सकते हैं इसको तृतीय कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। जय हिंद।